बारिश में नई बहू की पहली रसोई। जयपुर में श्रुति नाम की एक लड़की थी जिसे घर का सारा काम आता था। उसका कॉलेज खत्म होने के बाद उसके घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे, लेकिन किस्मत से कोई रिश्ता पक्का ही नहीं हो रहा था। इन सब से परेशान होकर आखिरकार श्रुति की पसंद जानने के लिए उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उसे किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनती है। यार, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे लिए आज तक मैंने कितने ही लड़के रिजेक्ट किए हैं, अलग अलग बहाने बनाकर, पर आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और तुम पंजाबी, अब कैसे होगी शादी? मैं बताती हूँ कैसे होगी। अच्छा, तो ये था वो कारण जिसके लिए तू हर लड़के को मना किया करती थी, और मैं यहाँ तेरे लिए लड़के देख देख कर थक गई थी। नहीं मम्मी, वो दोस्त था। अच्छा, तो तू कल ही अपने उस दोस्त को घर बुला, तेरी शादी करके तुझे उसी दोस्त के साथ घर भेज दूंगी। ये बात सुनकर श्रुति खुश हो जाती है और अमित को कॉल करके सब बता देती है। और अगले दिन अमित अपनी माँ के साथ श्रुति का हाथ मांगने आता है, जहाँ श्रुति को देखकर अमित की माँ कहती है, देखिए, आपकी बेटी तो मुझे बहुत पसंद है और मैंने तो अपनी बेटी की खुशी के लिए से बोल रखा था कि जैसी तेरी पसंद होगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन हम राजस्थानी हैं और आप पंजाबी, हम दोनों के रिवाज नहीं मिलते हैं। अरे, जब दिल मिल गए तो रिवाज भी मिल जाएंगे बहन जी, किस बात की चिंता। ये बोलकर रमोला मुस्कुराने लगती है और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके बाद उनकी शादी दिसंबर में हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन, बहू, तूने सारे घर का काम कर लिया ना? कुछ बचा तो नहीं है? जी माँ जी, मैंने सारे घर का काम कर लिया है, और अब आप मुझे ये बता दो कि रात के खाने में क्या बनाना है, मैं तैयारी कर लूंगी ताकि रात का काम भी मैं जल्दी खत्म कर सकूं। नहीं, आज रात को कुछ नहीं बनाना। आज तुझे और मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने, तो खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अब तू भी तो काम करके थक जाती होगी ना, इसलिए आज खाना रहने दे। मार्केट पर क्यों माँ जी? ऐसा क्या है जो हमें मार्केट जाना है? किसी की शादी वादी आने वाली है क्या जो आप मार्केट जाने की बात कर रही हो? नहीं भाई, अगले हफ्ते लोहड़ी है। मैं चाहती हूँ मेरी बहू की पहली लोहड़ी बहुत अच्छे से मनाए, तो मैं तेरे लिए और मेरे लिए एक नई साड़ी ले लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू पटियाला सूट तो नहीं पहनने वाली है, और बाकी का जरूरी सामान भी ले लेंगे। शाम को वो दोनों मार्केट जाने के लिए निकल जाती हैं। तभी उन्हें पड़ोसन गायत्री मिलती है, जो उसे टोकते हुए कहती है, अरे रमोला बहन, कहाँ जा रही है अपनी नई नवेली बहू को लेकर? अरे, तू तो जानती कि लोहड़ी आने वाली है, और ये मेरी बहू की पहली लोहड़ी है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई कसर रह जाए, तो हम दोनों मार्केट जा रहे ताकि लोहड़ी की जमकर खरीदारी कर सके। रमोला, बंदर जितना भी सूट पहन ले, गुलाटिया खाना नहीं भूलता। तेरी बहू राजस्थानी है, तो इसे जितना भी पंजाबी बनाने की कोशिश कर ले, रहेगी तो ये राजस्थानी ना। माफ करना आंटी जी, भले ही राजस्थानी हो या पंजाबी, है तो हम सब एक ही देश के वासी ना। सही बोला तूने। और गायत्री, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। वो इतना कहकर अपनी बहू को लेकर चली जाती है। दोनों सास बहू शॉपिंग करके घर वापस आते हैं, जिसके बाद श्रुति को कुछ अजीब सा लगता है और वो अपने कमरे में आकर खुद से कहती है, मम्मी जी, मुझे कितने प्यार से अपनाया है आपने, बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार दिया है। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, इसलिए कभी पंजाबी सूट पहनाने तक का सोचा भी नहीं, लेकिन मैं गायत्री आंटी के आगे उनकी इंसल्ट नहीं होने दूंगी। उनकी बहू की पहली लोहड़ी यादगार बनवा कर रहूंगी। श्रुति ये बोलकर अपना लैपटॉप खोलकर लोहड़ी की सभी रस्मों को देखने लगती है, जिसके बाद वो सब रस्मों के बारे में अच्छे से पढ़ती हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, तो अचानक ही वो खुद से कहती है, अब तो मैंने माँ जी को सरप्राइज देने के लिए फुलकारी सूट भी ले लिया, लेकिन श्रुति, तू ये भूल गई कि पंजाबी भांगड़ा करते हैं। कोई बात नहीं, अभी टीवी पर भांगड़ा चला देती हूँ। ये बोलकर श्रुति टीवी पर भांगड़ा चला देती है और नाचने की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी कमरे में उसका पति अमित आता है और उसको ये सब करते देख लेता है। अरे, सास की राजस्थानी बेटी और मेरी माँ की पंजाबन बहू, ये देर रात को कौन सा भूत चढ़ा है जो भांगड़ा कर रही हो? देखो, मैं नहीं चाहती कि माँ जी की नाक नीचे हो, तो मैं एक अच्छी पंजाबन बहू की तरह सभी रस्में सीख रही हूँ जो लोहड़ी पर होती है, और मैंने अपनी बचत से पटियाला सूट भी ले लिया है। बस ये भांगड़ा रहता है जो मुझे करना ही नहीं आता। अरे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। इसके बाद वो उसे भांगड़ा सिखा देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ईजी है। जी मैडम, लेकिन कल तुम्हें इससे भी इम्पोर्टेंट काम करना है। वो क्या? वो माँ तुम्हें सुबह सब समझा देंगी। श्रुति को अपने पति की बात ठीक से समझ नहीं आती। फिर अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे,
रमोला दोनों को लोहरी विश करने के बाद उन दोनों से कहती है, क्या बात है बच्चों, कल तुम दोनों के कमरे से बड़े गाने और नाचने कूदने का शोर आ रहा था। नहीं नहीं, तो माँ वो तो बस ऐसे मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था। ओह अच्छा। श्रुति बहू, आज घर पर तुम्हारी पहली लोरी है और इस दिन हमारे यहाँ कुछ मेहमान आते हैं। तुम नई बहू हो, इसलिए सभी मेहमान तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही खाएंगे, तो आज तुम बढ़िया खाना बनाकर तैयार कर दो। जी माँ जी, लेकिन खाने में क्या बनाना है? खाने में तू साग, मटके की रोटी, दही भल्ले और हाँ, मीठे में तू गुड़ की खीर बना देना। और भी बहुत सी चीजें बनानी है, तू बना तो लेगी ना? हाँ माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बना लूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बहू। श्रुति ने अब ऐसा कह तो दिया, लेकिन वो ये सोचने लगी कि वो ये सब बनाएगी कैसे, क्योंकि उसने तो कभी साग और मक्के की रोटी बनाई ही नहीं। कोई बात नहीं श्रुति, आज तू YouTube पर रेसिपी देखकर खाना बना। वैसे भी तो तूने शादी से पहले भी उसी पर देखकर खाना बनाना सीखा है ना। अब श्रुति YouTube की मदद से मक्के की रोटी और सरसों का साग, साथ ही दही भल्ले और गुड़ की खीर बना लेती है। फिर शाम को लोहड़ी फंक्शन के लिए मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। सभी मेहमान गार्डन एरिया में चले जाते हैं। कुछ देर बाद गायत्री भी वहाँ आ जाती है। अरे रमोला, आई नहीं तेरी राजस्थानी बहू? मैं भी तो देखूं, उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि मैं ये मैं वो, अब कहाँ गई? कहीं मायके तो नहीं भेज दिया मेरे तानों से बचने के लिए? उसने इतना बोला ही था कि तभी उसकी नजर और रमोला की नजरें श्रुति और अमित पर जाती हैं। जहाँ अमित ने कुर्ता पजामा डाला था, तो वहीं श्रुति ने फुलकारी वाला पटियाला सूट, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। आप सभी मेहमानों को लोहरी की बहुत बहुत बधाई। पहले हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे और लोहरी मनाएंगे। इसके बाद सब साथ में खाना खाएंगे, जो मैंने बनाया आप सबके लिए। इसके बाद वो सब साथ में लोहरी का त्योहार मनाते हैं। अमित और श्रुति साथ में भांगड़ा करते हैं। फिर श्रुति सबको अपने हाथ का बना हुआ पंजाबी खाना भी खिलाती है, जिसे खाकर सभी मेहमान उसकी खूब तारीफ करते हैं, जिससे गायत्री की बोलती बंद हो जाती है। शहर के कोने में बसा आदर्श मोहल्ला अपने नाम की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ हर गली के नुक्कड़ पर ऐसे बुजुर्ग और जवान मिल जाते थे, जिनकी नजरें हमेशा कुछ नया और दिलचस्प ढूंढती रहती थी। इसीलिए इस मोहल्ले को ठरकी मोहल्ला नाम देना कोई गलत बात नहीं थी। इसी मोहल्ले में रहने वाली सरला जी के बेटे नवीन की हाल ही में जिस लड़की से शादी हुई थी, वो बहुत मॉडर्न थी। नाम था श्रेया। नवीन और श्रेया की शादी दूसरे शहर में हुई थी, जहाँ श्रेया का मायका था। शादी के बाद जब श्रेया घर की बालकनी में खड़े होकर अपने मोबाइल पर गाने लगाकर और हेडफोन लगा एक्सरसाइज कर रही थी, सरला जी ने जब ये नजारा देखा तो श्रेया को टोक दिया। श्रेया बहू, वो मैं कह रही थी तुम इस तरह से बालकनी में एक्सरसाइज वगैरह मत किया करो। ये मोहल्ला तुम नहीं जानती हो, ठरकी लोगों का है। दूसरों के घरों में झांकना, उनकी बहू बेटियों को ताड़ना यहाँ के ठरकी लोगों की आदत है। तुमने देखा होगा यहाँ पर बालकनी में कोई भी लेडी खड़ी नहीं होती, सब घर के अंदर ही रहती हैं। पर मैं अंदर नहीं रह सकती ना मम्मी जी, मुझे कॉलोनी और सोसाइटी में रहने की आदत है। मैं हमेशा से ऐसे ही एक्सरसाइज करती हूँ। प्लीज, मैं किसी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकती। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। आप मुझे आज के बाद टोकना मत। जिसको मुझे देखना है देखता रहे। मैं वैसी ही रहूंगी जैसे हमेशा से रहती आई हूँ। सॉरी। और फिर श्रेया बालकनी से कमरे में चली गई। नवीन अब तक नहा धोकर रेडी हो चुका था। नवीन, अपनी मम्मी को समझा दो कि मैं इस तरह से बंद कर नहीं रह सकती। मैं मॉडर्न हूँ, आज की लड़की हूँ। अगर मैं बालकनी में खड़े होकर एक्सरसाइज कर भी रही हूँ तो उसमें गलती क्या है? बेफालतू का मुझे सुना दिया। अरे वो हमारा मोहल्ला ही ऐसा है, इस वजह से मम्मी ने बोला होगा। अच्छा तुम अपना मूड मत खराब करो, रेडी हो जाओ, हम कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी अब 2-3 दिन बाद मेरा ऑफिस खुल जाएगा, फिर बोलोगी कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया। वही तो, हनीमून पर 1 हफ्ते के लिए गए थे तो मन ठीक था, पर ये सब बातें कहकर मम्मी जी ने मेरा मूड खराब कर दिया। मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे भी थोड़ी देर के लिए घूमने जाना है। घर पर बहुत घुटन हो रही है। श्रेया अभी कपड़े चेंज करने जा ही रही थी कि तभी सरला जी कमरे में आ जाती हैं। उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। बहू, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? सॉरी, मैंने तुम्हें ज्यादा ही बोल दिया। मम्मी जी, आप सॉरी क्यों कह रहे हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने भी तो आपको पलट कर उल्टा जवाब दिया। आई एम सॉरी। आप मेरे लिए कितना सोचते हो, पर आप मुझे प्रॉमिस करो, अब इन मोहल्ले वालों की वजह से हम दोनों कोई बहस नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी। प्रॉमिस। अब हम दोनों सास बहू कभी नहीं लड़ेंगे। जिसको जो कहना है कहता रहे, मेरी बहू लाखों में एक है। अब श्रेया की सास ने उसे कुछ भी कहना बंद कर दिया।
क्योंकि वो जानती थी कि जमाना बदल रहा है और आजकल की बहुएं इस तरह से घर में कैद होकर नहीं रह सकती। श्रेया नेचर की बहुत अच्छी थी, सरला जी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए सरला जी ने अपनी बहू के साथ अपने रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आने दी। पर ठरकी मोहल्ले के कुछ आदमियों की आदतें कहाँ सुधरने वाली थी। वो तो बस इसी फिराक में रहते थे कि कब श्रेया घर के दरवाजे से बाहर निकले और कब वो उसे घूर घूर कर देखे और गंदे गंदे कमेंट्स करे। ऐसे ही एक शाम जब श्रेया मार्केट के लिए निकली तो पान की दुकान पर खड़े ठरकी लड़के कमेंट करने लगे, अकेले न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, मैं भी साथ ले जाया करो। हाँ अरे भाई, मार्केट में आजकल ब्लू जीन्स बड़ी चल रही है, मैं भी सोच रहा हूँ ब्लू जीन्स ले लूं, मैचिंग मैचिंग। हाँ श्रेया लड़कों को कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप मार्केट चली गई। अक्सर ऐसे ही घटिया कमेंट्स उसे सुनने को मिलते थे, पर वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। पर नवीन सब कुछ समझ रहा था। मम्मी, वो जो मॉडल कॉलोनी में नई सोसाइटी बन रही है, मैं सोच रहा हूँ वहीं एक फ्लैट ले लेते हैं। यहाँ रहना अब ठीक नहीं, पता नहीं अब मन नहीं करता, यहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया है। सोसाइटी में? ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। श्रेया ने देखा सोसाइटी का नाम सुनकर उसकी सास थोड़ी उदास हो गई। श्रेया जानती थी कि उसकी सास सरला जी को इस घर से बहुत प्यार है, और हो भी क्यों ना, जिस घर में सालों बिता दिए उस घर को छोड़ने का किसका मन करता है। मोहल्ले में रहने की आदत होती है, इसलिए कुछ लोग सोसाइटी में रहने से घबराते हैं, जैसे सरला जी को थी। उन्हें सोसाइटी में रहना पसंद नहीं था, उन्हें तो अपना ये छोटा सा मोहल्ला बहुत पसंद था, क्योंकि इसी घर में तो उनकी शादी हुई थी, यहीं उनकी डोली आई थी, और उम्र के आखिरी पड़ाव पर इस घर को छोड़ना उनके लिए बहुत दुखदायी था। कमी घर में नहीं थी, कमी मोहल्ले में थी, वहाँ के लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। श्रेया ने नवीन को समझाया कि वो मोहल्ले में ही रहना चाहती है, इसलिए वो सोसाइटी में रहने की बात अभी मन से निकाल दे। नवीन कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। रात के 3 बजे सामने के घर में रहने वाले मिश्रा जी की बहू के रोने की आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो गए और बातें करने लगे। श्रेया और उसकी सास भी आवाज सुनकर बालकनी में आ गए। अरे क्या हुआ भाई, ये मिश्रा जी के घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? मोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहोश है, कोई हरकत नहीं कर रहा। अब अनिल अंकल तो है नहीं, वो तो बाहर रहते हैं। 2-3 दिन से बीमार था यार अपना दोस्त, लगता है तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, अस्पताल ले जाने वाले हैं। अरे राहुल बेटा, कहीं कोई ऑटो या कैब मिले तो बुला ला, तेरे दोस्त मोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अंकल जी, इतनी रात में ऑटो नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं किसी के पास कार हो तो आप जल्दी अस्पताल जा सकते हो। मेहता अंकल, आप अपनी कार दे दो इनको। पर चलाएगा कौन? हम में से तो किसी को भी कार चलाना नहीं आती। कार सुनील ले गया है, बहू की रिश्तेदारी में शादी है, और मैं भी अब कार नहीं चला पाता। रात के अंधेरे में मुझे तो दिखाई ही नहीं देता। जल्दबाजी में कहीं कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। श्रेया को याद आया कि नवीन तो कार ले ही नहीं गया। श्रेया ने तुरंत गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी सास से बोली, मम्मी जी आप कुंडी लगा लो, मैं मोहित को अस्पताल ले जा रही हूँ। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। नवीन की कार घर के नीचे ही खड़ी रहती थी। श्रेया ने बिना देर किए मिश्रा जी को उनके पोते मोहित के साथ कार में बैठने को कहा। ये वही मोहित था जो रोजाना श्रेया पर गंदे कमेंट्स करता था। कुछ ही देर बाद मिश्रा जी और उनके परिवार के लोग श्रेया की कार में मोहित को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। समय पर मोहित का इलाज हो जाता है और मोहित ठीक हो जाता है। आदर्श मोहल्ले के सब लोग श्रेया की बहुत तारीफ करते हैं, और इस तारीफ में मोहल्ले के ठरकी लोग भी शामिल थे। जो ठरकी मोहल्ले वाले कल तक श्रेया के लिए बुरे कमेंट करते थे, आज वही ठरकी लोग उसका पूरा सम्मान कर रहे थे। मोहित और बाकी सभी लड़के भी श्रेया को सॉरी बोलते हैं। सब जानते थे अगर श्रेया न होती तो मोहित की जान बचाना मुश्किल था। आदर्श मोहल्ले ने अपने नाम के आगे से ठरकी मोहल्ले का टैग हटा दिया। अब सब लोगों के व्यवहार में भी सुधार हुआ और ठरकी मोहल्ला फिर से आदर्श मोहल्ला बन गया। Thanks for watching.